तरफ हमारे समाज में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है और दूसरी तरफ हमारे ही समाज में उनके साथ घिनौनी हरकत की जाती है, कभी प्रथा के नाम पे, कभी इज्जत के नाम पे, तो कभी परंपरा के नाम पे। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में। आज मैं आपको जो केस दिखाने जा रहा हूं, ये केस सातारा जिला के बोरगांव पुलिस स्टेशन के अंडर था। रुक जा सुजाता। ये क्या कर रही है तुम? कुछ नया नहीं कर रही है। सदियों से ये परंपरा है इस गांव की, विधवाओं की शादी कर दी जाती है और ये पुण्य का काम है। भेड़िया भी भेड़ की खाल में छुप कर बैठा होता है। जैसे आप लोगों की ये प्रथा कोई शादी वादी होती नहीं। प्रथा के नाम पर विधवा औरत को बेचा जाता है। क्या गणपत भाऊ, आप तो पहले से शादीशुदा है ना? तो जवान बच्चे हैं आपके। आपने कितने में ये सौदा तय किया? कांचन ताई, जबान संभाल के बात करो। ताई, कंचन ताई, हो जाने दीजिए ना ये शादी। वैसे भी जिंदगी में किसी का सहारा होना तो जरूरी है। और मेरा बच्चा, इसका क्या होगा कंचन ताई? सुजाता, तो इतने दिनों से हमारे एनजीओ में काम कर रही है, तुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है? तुझे पता है ना शादी के बाद ये लोग तेरा क्या हाल करेंगे? मैं किसी भी सूरत में ये शादी नहीं होने दूंगी। ये शादी तो होके ही रहेगी। मैं भी देखता हूँ आप ये शादी कैसे रोकती हो। इसका फैसला कल पंचायत करेगी, वो भी सबके सामने। क्या रे कंचन, शहर से वकालत क्या पढ़ के आ गई? तेरे को गांव की रूढ़ी, परंपरा, प्रथा, इससे परेशानी होने लगी क्या? तू जानती है ना, ये सदियों से चलता आ रहा है। ठीक है, अगर आपको गांव की ये प्रथा निभानी है ना, तो निभा लीजिए। अगर गणपत भाऊ को सुजाता के साथ शादी करनी है तो वो करे, लेकिन इन्हें सुजाता को पत्नी का पूरा हक देना पड़ेगा। जमीन का, घर का, जीवन का, और वो भी पूरी कागजी कार्रवाई के साथ। ये क्या पागल हो गई है? देख कांचन, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो शादी के नाम पर ये शोषण भी नहीं होगा। तो क्या करे? छोड़ जैसी विधवाओं को अपने नसीब पे। देख कांचन, एक विधवा को 10 गिद्ध नोच नोच के खाए, इससे अच्छा कोई एक गिद्ध नोचे उसे। देख कांचन, तू एनजीओ चलाने आई है, एनजीओ चला, गांव के मामलों में दखल मत दे, समझी? गलत मामले में दखल देना काम है मेरा। और हाँ, आप लोगों में से किसी ने भी किसी औरत के साथ गलत किया ना, तो मैं बड़े साहब के पास जाऊंगी। मैं रो क्यों रहा है? ये क्या हो? लाओ मुझे तो संभाल के। हाँ हाँ। क्यों रो रहे हो? माँ तुम हो और चुप है, काजल की गोद में होता है ना। साथ में कितने कमीने हैं ना गाँव वाले। 6 महीने भी नहीं हुए बुड्ढू के बाबा को गुजरे हुए, और सब जानवर की तरह तेरे पीछे लग गए। ताई, कब तक बचाते रहेंगे आप मुझे? कब तक लड़ते रहेंगे पूरे गांव से इस तरह से? सुजाता, ऐसे हिम्मत मत हार। तू जानती है ना, अगर एक बार तुम भेड़ियों के हाथ लग गई तो ये लोग तेरा क्या हाल करेंगे? मुझे पूछ, ताई जिस जीवन से तुझे बचा रही है ना, वो जीवन में देख चुकी हूँ। ताई, आप नहीं होते ना, तो पता नहीं मेरे राहुल का और मेरा क्या हाल होता। नमस्कार। अरे सूरज भाऊ, नमस्कार जी। कहिए ना, क्या काम था? मुझे काजल से बात करनी थी। काजल से? जी, क्या बात करनी थी? ये आपका जो ये काम चल रहा है ना, बहुत अच्छा काम है, लेकिन आप इन लड़कियों को यहाँ कब तक रखेगी? जी, जब तक इन्हें इनकी मंजिल नहीं मिल जाती तब तक। चलिए, मैं आपका ये बोझ भी हल्का कर देता हूँ। मुझे काजल पसंद है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि काजल विधवा है और नाबालिग। अगर आकाश को काजल से शादी करनी है तो उसको थोड़ा रुकना पड़ेगा। अरे क्या कांचन हुई, आप भी कमाल कर रही हो। अरे मैं आकाश की नहीं, अपनी बात कर रहा हूं। मैं खुद शादी करना चाहता हूं। निकल यहाँ से, निकल।
मेरी एनजीओ में काम करने वाली औरतें बिकाऊ नहीं है। निकल यहाँ से। ये काजल की आई बनने की कोशिश मत करना। सरकारी तौर पर मैं काजल की आई हूँ, गार्डियन हूँ उसकी। जब तक ये 18 साल की नहीं हो जाती, ये क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये मैं तय करूंगी, समझे? निकल निकल यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। हाँ जा रहा हूं मैं, देख लूंगा। चल रे। ये क्या? इसमें 5,000 कम है। मुझे मेरे पैसे चाहिए। भाऊ मैं आपके पैसे लौटा दूंगा जल्दी। और वो सुजाता बहनी को तो मैं देख ही लूंगा। चलो फटाफट बैठ जाओ। आइए मैं दिखा दूं आपको ये औरत क्या करती है। आइए, पूरे गांव के मुंह पे कालिक पोत दी है इसने। अपने यार के साथ घर में रंगरलियां मना रही है ये। दरवाजा खोल। कौन है? कौन था वो? कहां गया? कंचन भाई, वो गांव वाले सुजाता ताई के कपड़े उतारकर पूरे गांव में उसको घुमा रहे हैं। प्लीज जल्दी चलो। सुजाता चल हमारे साथ, वहां एनजीओ में ही रहना। नहीं ताई, अब बस आप लोग मेरे चक्कर में इन लोगों के निशाने पे क्यों आ रहे? सुजाता तू हमारी चिंता मत कर, जो होगा हम लोग देख लेंगे। तू चल मेरे साथ, अभी पुलिस में रिपोर्ट कर दे। चल। नहीं ताई, आप लोग जाइए, इससे ज्यादा वो लोग मेरा क्या बिगाड़ेंगे? और क्या हो सकता है मेरे साथ? आप लोग जाइए, मैं अपना देख लूंगी। सब मुझे कंप्लेंट लिखवानी है। किस बारे में? सब मेरे गांव में एक विधवा औरत है सुजाता, उसका देवर प्रथा के नाम पर उसकी शादी करके उसको बेचना चाहता है। हम लोगों ने मना किया तो उसके देवर ने और गांव वालों ने मिलकर उसे गांव के सामने उसके कपड़े उतारे और मुंह पे काली पोत कर उसे पूरे गांव में घुमाया। सब प्लीज आप सबके खिलाफ केस कीजिए सब, प्लीज। नहीं, ये लोग प्रथा और रीति रिवाज के नाम पर पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन आप परेशान मत होइए, हम सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप इत्मीनान रखिए। आपके पास कंप्लेंट लिखवाने। देखिए देखिए क्या किया गांव वालों ने इसके साथ। आप शांत हो जाइए। मुझे बताइए कैसे हुआ ये सब? बेचारी को बहुत बेइज्जत किया, लेकिन फिर भी उसका दिल नहीं भरा, आखिर इसको मरवा ही दिया। देखिए आप परेशान मत होइए, ऐसे जानवरों को कैसे सीधा किया जाता है मुझे अच्छी तरह से पता है। कर बे बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज। वैसे कहाँ रहता है विनू? तब सुनो तो सर,
सब मैंने कुछ नहीं किया साहब। सब मेरी बात तो सुन लो साहब। सब मैंने कुछ नहीं किया साहब। तूने नहीं किया तो किसने किया बे? हाँ? तू सरपंच जी के घर पे बैठेगा तो चुप जाएगा तू? ओ इंस्पेक्टर, इसने कोई मर्डर वर्डर नहीं किया है। अरे भाऊ एक मिनट, तो सुजाता कंचन की वजह से मर गई है। बार बार बोलती थी डीएम को बताऊंगी, डीएम को बताऊंगी, धमकी दे रही थी। एक तो अपने पति को छोड़ के आ गई और यहाँ आके पूरे समाज को खराब कर रही है। अब बोला याची बाई को पूनम अपने बच्चे को लेके वो एनजीओ में रहने के लिए गई है। अब इसने पूनम को 1 लाख रुपए देके खरीदा था उसके बाप से। इसका पैसा तो गया। अरे भाऊ मैं समझता हूँ ये सब, लेकिन मर्डर हुआ है ना, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ तो तू ही करेगा ना। देख दुष्यंत, तू अपना आदमी है, ये मेरे छोटे भाई जैसा है। इस मामले को रफा दफा कर ले बस। रफा दफा करना हाँ। तो ले। ठीक है, अभी आप कह रहे हो तो कुछ कर लेंगे, लेकिन जाने से पहले बता देता हूं, आप जितना दबेंगे वो कांचन आपको उतना ही दबाएगी। आपके जी में जो आए वो कीजिए, बाद में तो रोज होके मेरे पास ही आएगी। पूनम तो यहाँ पे चला जा, चले यहाँ से। पूनम कहीं नहीं जाएगी। अरे तू रोकेगी मुझे? देखता हूँ तू कैसे रोकती है। तू ज्यादा बड़बड़ किया ना तो तेरे एनजीओ पे और तेरे पे केस कर दूंगा कि तूने मेरे बच्चे को अगवा किया, समझी? चल हट। ए, उठाओ उसको। कांचन पूरा प्रयास कर रही थी कि गांव के औरतों को न्याय मिले, सुजाता को न्याय मिले, लेकिन अभी भी सुजाता के केस में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। किसे गिरफ्तार करे मैडम? गांव वाले तो कह रहे हैं कि सुजाता ने आत्महत्या की। आत्महत्या? क्या बात कर रहे हैं सर? मैंने और मेरी एनजीओ की सारी औरतों ने अपने आंखों के सामने देखा था कि उन लोगों ने उसे जला दिया और फिर बाद में उसको गोली भी मार दी थी। गोली? हाँ। अरे हमें तो उसकी बॉडी से कोई गोली नहीं मिली। शायद मुझे लगता है आपके एनजीओ के बाहर कहीं गिरी होगी। ढूंढिए, मिले तो हमें भी बताइएगा, केस मजबूत बनेगा। कांचन समझ गई थी कि वहां की पुलिस सरपंच और विनोद से मिली हुई है और इसीलिए उसने डीएम को लेटर लिखा, लेकिन हालात सुधारने की जगह और खौफनाक बन गए। मैडम इनको हटाओ। एविडेंस चित्रे गायकवाड़, एनजीओ में देखो कुछ मिलता है। मैडम बॉडी चेक करो आप। बेचारी इन सब की भलाई के लिए लड़ रही थी, इन्होंने ही मार डाला इसे। बताओ तुम में से किसने मारा इसे? नहीं साहब, हम लोगों ने नहीं मारा है ताई को। कंचन ताई! झूठ मत बोलो। रुको, तुम में से वो लड़की कहाँ है जो सुजाता का बच्चा लिए होती? वो भी सब में से नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा, अरे यस सर, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और वो लड़की के बारे में पता करो। यस सर। कांचन ने डीएम को लेटर लिख के बताया कि सुजाता के साथ गांव वालों ने क्या व्यवहार किया है और उसने ये भी लिखा था कि वहां की पुलिस कांचन को सपोर्ट करने की बजाय सरपंच और विनोद को सपोर्ट कर रही है। पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया, उसके खिलाफ इंक्वायरी हुई और मेरी पोस्टिंग ये केस सॉल्व करने के लिए वहां हुई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, ये कांचन सुर्वे की फाइल। कांचन सुर्वे यहाँ गांव में पुश्तैनी घर में एनजीओ चलाती थी। इससे पहले वो पूना में लॉयर थी सर। उसने वहाँ से काम धंधा छोड़ दिया और यहाँ औरतों के लिए काम करने लगी।
कुछ लोगों ने बताया कि काफी दिन से वो टेंशन में चल रही थी। क्योंकि ये पीएम रिपोर्ट के मुताबिक तो ऐसा लगता है कि उसको चाकू से मारा गया था। उसके पेट और पीठ पर निशान है। और ये सुजाता की पीएम रिपोर्ट, इसके हिसाब से उसकी बॉडी 60% जली थी, लेकिन उसकी मौत गोली लगने की वजह से हुई है। और ये रही वो बुलेट, किसी लोकल मेड पिस्टल से चलाई गई थी। सिर के आसपास पता करो कोई पिस्टल यूज करता है क्या? जी। और गोली सीने में लगी थी, इसका मतलब वो शार्प शूटर हो सकता है। लेकिन सर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, इतना सब कांड हो गया, ये जो पिछली पुलिस थी ये लोग कर क्या रहे थे? चिर के ये मराठी में कहावत है, पी हळद हो गोरी। हाँ, हल्दी का दूध पीने से तुरंत कोई गोरा तो नहीं होगा ना, धीरे धीरे होगा ना। पेशेंस रखा करो जरा। वो कांचन के कॉल डिटेल्स निकालो और वो एनजीओ वाली औरत है उसे मीटिंग फिक्स करवाओ। ठीक है सर। ताई ने कभी गलत के आगे सर नहीं झुकाया। उन्होंने तो अपने पति को भी छोड़ दिया था। ताई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम उनके साथ गलत नहीं कर सकते। जो पिछले अफसर आए थे वो तो हम पर ही शक कर रहे थे। देखो, जिस किसी ने गलत काम किया उसको सजा तो जरूर मिलेगी, इसलिए निर्दोष को डरने की जरूरत नहीं। मुझे इस केस के बारे में तुम्हारी तरफ से सब डिटेल्स चाहिए। सब ताई के तो बहुत दुश्मन थे, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा ज्यादा सुजाता की वजह से शुरू हुआ। ताई सुजाता को बचाना चाहती थी, वो सुजाता के साथ कुछ गलत नहीं होने देना चाहती थी, और उन लोगों ने पहले सुजाता को मारा और फिर ताई को। मुझे तो लगता है कि काजल, गुड्डू और कार्तिक, इन तीनों को भी उन लोगों ने मार दिया। ये लोग पता नहीं कहाँ हैं। पिछले पुलिस ने कार्रवाई नहीं की? साहब नहीं, वो तो हमको ही धमकाने आ गए थे। डीएम से शिकायत करने की हिम्मत भी कैसे हुई तेरी? बहुत पछताएगी तू। सर आपको कुछ दिखाना है मुझे, 1 मिनट। कार्तिक फोन देना अपना। देख लिया आपने? अगर मुझे एक भी खरोच आई ना तो ये वीडियो वायरल हो जाएगा। कौन से वीडियो की बात कर रहा था? ये तो पता नहीं साहब, वो वीडियो कार्तिक के मोबाइल में था, और ताई के मरने के अगले दिन ही कार्तिक भी गायब हो गया। तो कार्तिक उस वक्त यहाँ था? हाँ साहब। ये कार्तिक और काजल का एड्रेस क्या है? कार्तिक का तो कोई नहीं है, वो अनाथ है, यही एनजीओ में रहता था। और काजल, उसकी वाई में ही शादी हुई थी, और वो रहने वाली अहमदनगर की। दोनों के पास फोन है? जी। नंबर दो। तो 7493। शिरके, ये विनोद की डिटेल्स निकालो। काजल और कार्तिक का मोबाइल ट्रेस करो। एक टीम अपने अहमदनगर भेज दो। देखो काजल वहां गई थी क्या? ठीक है सर। तुमने कांचन को धमकी दी थी? कांचन? नहीं तो। तुमने कांचन को धमकी दी थी, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ उसने डीएम के पास रिपोर्ट की थी। अब क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस वीडियो के बारे में बात कर रहा हूं, जिससे तुम डर गए थे और तुमने कांचन को मार दिया। कौन सी वीडियो? पता चल जाएगा। जाओ जाओ, बैठो, चाय मंगाता हूं। नहीं रहने दीजिए, चलता हूं। चल। सर, कांचन की मौत के 2 दिन पहले प्रदीप और लाखन नाम के 2 सुपारी किलर ने लोकल मेड पिस्टल और बुलेट्स खरीदी थी, लेकिन अभी दोनों गायब हैं। देखो कहाँ है, उठाओ उनको। जी। और कुछ पता चला? हाँ सर, वो विनोद के कॉल रिकॉर्ड चेक किए थे, लेकिन सब क्लियर निकला है। लेकिन सर एक बात सामने आई है, ये देखिए, विनोद फर्जी तरीके से ये सुजाता का घर बेचने की कोशिश कर रहा था। सब माफ कर दो ना साहब। माफ कर दो। पहले तूने सुजाता को बेचने की कोशिश की, वो नहीं मानी, उसको बेइज्जत करके पूरे गांव में घुमाया, बाद में उसको मार दिया। कांचन ने तेरे खिलाफ रिपोर्ट करने की कोशिश की, उसको भी तूने मार दिया, और तेरे को माफ करो? नहीं साहब, नहीं साहब, सब मैं ऐसा क्यों करूंगा साहब? वो तो मेरे भाई की विधवा थी साहब। लेकिन तेरे को तेरे भाई का घर चाहिए था ना? नहीं साहब, वो घर तो सुजाता भाभी का ही था, गुड्डू का है। सब मैंने सच में कुछ नहीं किया साहब।
ये क्या है? ये जाली पेपर क्यों बना है? जाली पेपर क्यों बना है घर बेचने के लिए? सब गलती हो गया साहब, लेकिन सब ना तो मैंने सुजाता भाभी को मारा और ना ही कांचन ताई को। वो तो मेरे भाई ने 2 लाख रुपया सरपंच जी से उधार लिए थे और मेरे भाई के गुजर जाने के बाद भाभी ने कहा कि मैं थोड़े थोड़े करके लौटा दूंगी, लेकिन सब एनजीओ में काम करके 2 लाख रुपया कैसे लौटाएंगे? तभी सरपंच जी ने मुझे कहा कि तुम अपने भाभी को बेच दो, और उसके लिए ग्राहक भी वही लेके आए थे, गणपत करके नाम है उनका। और साहब तभी वो कांचन ताई बीच में आई और सरपंच जी को बहुत गुस्सा आया। तभी वो सरपंच ने ही मुझे कहा कि तुम अपने भाभी को नंगा करके गांव में घुमाओ। और तूने उसकी बात मान ली? साहब हाँ, जब मेरा बस चले ना तेरे पूरे कपड़े निकाल के नंगा करके पूरे गांव में जुलूस निकालूंगा तेरा। इसको छोड़ो मत, इसकी ऐसी मरम्मत और कपड़े निकाल के करो इसकी मरम्मत। मार इसको! हो गया गणपत और सरपंच को बुलाओ। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? हाँ, एक बेसहारा औरत को ऐसा बेइज्जत करते हो? मुझे तो लगता है कांचन को भी तुम लोगों ने मारा है। देखिए साहब, हमारे गांव के प्रथा के विरुद्ध जो भी जाएगा उसके साथ यही होगा। अरे प्रथा का क्यों नाम ले रहे? हाँ, सच तो बात यह है कि सुजाता के पति ने आपसे पैसे लिए थे और उसकी वापसी के लिए आप सुजाता को इसको बेचना चाहते थे। नहीं, हाँ मतलब उसके पति ने मेरे से पैसे लिए थे, लेकिन हम उसको बेच नहीं रहे थे, उसकी शादी करवा रहे थे। बोला। और मैं भी उसको अच्छे से ही रखने वाला था। मैंने तो विनोद को पैसे भी दिए थे। अरे साहब, हम लोग इज्जत से उसकी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन वो है जो अपने यार के साथ रंगरलिया मनाना चाहती थी। एक मिनट, कौन यार? वही गोपाल। सुजाता मैं नहीं जाऊंगा। कौन है? कौन तो? अरे साहब, ये गोपाल शहर में रहता है, पर जब भी गांव आता था अपनी हवस पूरी करता था। अब मेरे गांव में ऐसा नहीं चलने दूंगा मैं। ठीक है साहब, मैंने उस लड़की को नहीं मारा, अगर मारा भी होता ना तो मुझे कोई अफसोस नहीं होता। ज्यादा हीरोगिरी मत करो। लड़की को किसने मारा नहीं मारो हम पता करेंगे, समझे? चल निकलो। हाँ, और एक बात, ये तुम्हारी प्रथा है ना गांव की, ये तो बंद करके रहूंगा मैं। चिरके सर, इनकी भी डिटेल्स निकालो। देखो ये किसी सस्पिशियस आदमी के साथ कांटेक्ट में तो नहीं। ठीक है। तो गोपाल को लाओ। ठीक है। पूनम, चल। मैं नहीं जाऊंगी। जना कहेगी मैं नहीं जाऊंगी। तुम कुछ भी कर लो, मैं नहीं जाऊंगी। कुछ भी कर लो। अच्छा, हाँ सर, मैं सुजाता से मिलने जाता था, लेकिन अपनी हवस पूरी करने नहीं। हम एक दूसरे से प्यार करते थे सर। चलो फटाफट बैठ जाओ। तू यहाँ कैसे आ गया? सुजाता, मैं तुझे और खूब प्रेम करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुझसे। मैं जानती हूँ गोपाल, लेकिन अगर तुझे यहाँ किसी ने देख लिया ना तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। सुजाता मैं जानता हूँ कि वो विनोद तुझे बेचना चाहता है। तो एक काम कर, तुम आ जाओ ना, मैं पुणे जा रहा हूँ। वहां पर शादी करेंगे, वहां पर रहेंगे। नहीं गोपाल, ये लोग वैसे भी हमारी जान के पीछे पड़े हुए हैं। मुझे मेरी जान की फिक्र नहीं है, लेकिन तेरी जान खतरे में नहीं डाल सकती गोपाल। सुजाता, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं आप सबको बताऊंगा कि तू मेरी है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तू पागल हो गया है क्या गोपाल? दरवाजा खोल। जा यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जल्दी जा यहाँ से। सुजाता, मैं नहीं जाऊंगा। कौन है? कौन तो? फिर मैं पुणे चला गया। बाद में पता चला कि सुजाता के साथ क्या हुआ। मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। जाओ।
हाँ, विदाउट शक्कर। हाँ बिल्कुल नहीं, शक्कर है ही नहीं इधर। ओके, अच्छा सुन ना, इधर की औरतों की हालत देखेगी ना तो तुझे भी गुस्सा आ जाएगा। अच्छा चल, बाद में फोन करता हूँ। हाँ शिर, क्या है? हाय। नमस्कार वहिनी। हाँ चल चल, ओके बोलो। सर ये कांचन के कॉल डिटेल चेक की सर, इसमें कुछ खास तो मिला नहीं, लेकिन सर एक ऐसा नंबर मिला है जिससे कांचन को अक्सर कॉल आया करते थे, और उस दिन भी कॉल आया था जिस दिन उसकी मौत हुई। किसी मनोहर के नाम रजिस्टर्ड है। वैसे सर मैंने कार्तिक और काजल इन दोनों के फोन को भी ट्रेस करने की कोशिश की है। कार्तिक का फोन स्विच ऑफ है, लेकिन काजल का फोन बार बार ऑन ऑफ हो रहा है। मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ। ये देखिए सर, पहली बार उसका फोन यहाँ पे स्विच ऑफ हुआ, दूसरी बार उसका फोन यहाँ ऑन हुआ, और तीसरी बार यहाँ। इस रूट को फॉलो करें। अहमदनगर। काजल, उसकी वाई में ही शादी हुई थी और वो रहने वाली अहमदनगर की है। शिरके है वो एनजीओ वाली औरत ही है। उनका कहना ऐसा था कि ये काजल की माँ अहमदनगर में रहती है, और ये लोकेशन भी यही दिखा रहा है कि वहाँ वो बार बार जाने की कोशिश कर रही है। वैसे सर मैंने अपनी एक टीम को यहाँ पे भेजा था काजल के बारे में पूछताछ करने के लिए, लेकिन उन्हें काजल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मैं एक काम करता हूँ, मैं दोबारा वहाँ भेज देता हूँ उन्हें। मनोहर को फोन लगा। उसका फोन बंद है सर। पता करो कहाँ है वो। ठीक है सर। हेलो, क्या? आसपास चेक करो, कुछ मिलता है क्या? ये कैसे हुआ पता है किसी को? साहब, मैं वहाँ कपड़ा धो रही थी, वो मेरे सामने वहाँ से पानी में कूदी। कौन है, जानते हो इसको? सर ये पूनम है, पहले हमारे साथ एनजीओ में साथ ही रहती थी, पर कुछ दिन पहले इसका पति भोला इसे वापस ले गया था, और कंचन ताई ने इसे रोकने की कोशिश भी की थी। इसने आत्महत्या क्यों की होगी? इसका पति भोला इसे विमल के पास भेजता था, और विमल एक नंबर का जानवर आदमी था। वो इसे बहुत मारता पीटता था सर, और बार बार इसके साथ बलात्कार भी करता था। बॉडी को बाहर निकालो, पीएम के लिए भेज दो। शिरके, भोला और विमल पुलिस स्टेशन। ए बस, क्या है रे? छोड़ तो जाओ। तेरे को बहुत शौक है ना मार्केट करने का। हाँ? सब गलतियों को सब कुछ नहीं किया मैंने, सब मैंने भी कुछ नहीं किया। तूने कुछ नहीं किया? हाँ? तेरे जैसा कमीना तो कोई देखा नहीं मैंने आज तक। हाँ? तेरी पत्नी थी ना वो? अरे कानूनी ना सही, लेकिन तेरी पत्नी तो थी। जानवर जैसा बर्ताव किया तूने उसके साथ, उसने खुद की जान ले ली। साहब, मैंने वही किया जो हमारे यहाँ प्रथा है। ऐसा? तो हमारे यहाँ भी प्रथा है, नहीं करेंगे हम लोग। मारो इनको। सर उस लड़के का पता चल गया जिसके पास वो वीडियो था। वो नासिक में अपनी नानी के घर छुपा हुआ है। मैंने अपनी टीम को भेज दिया है, कल सुबह तक वो आ जाएगा। वो दुष्यंत को बुला। ठीक है सर। सर थोड़ा काम से जा रहे हैं, आते ही बात करवाता हूं। अरे सुबह से बैठा के रखा है, बताओ तो सही क्या बात है? आप लोगों को यहाँ वेट करने के लिए बोला गया है। यहाँ आप लोग वेट करो, जैसे ही वो आ जाएंगे मैं बात करवाता हूँ। वहां पे बैठिए। अरे दो चोर चोर चोर। चार चम्मच शक्कर की चाय, दिमाग की बत्ती जलाए। वो लोग आते ही होंगे सर बच्चे को लेके। वो दुष्यंत और उसका चेला, उनकी क्या हाल है? पूरी रात अंदर बिठा के रखा है आपने, कोस रहे होंगे आपको। रिश्वत को ये आ गई।
घबराओ मत। अच्छा सच सच बताओ, उस रात तुम भागे क्यों थे वहां से? उन लोगों ने वीडियो के लिए कंचन ताई को भी मार दिया, मुझे लगा मुझे भी मार देंगे। अच्छा वो वीडियो है तुम्हारे पास? दिखाओ। इस मामले को रफा दफा कर ले बस। अभी आप कह रहे हो तो कुछ कर लेंगे। उठो। चलो मिलना था ना, चलो बुलाया। तो तुम कांचन को मरवाना चाहते हो? नहीं, मैंने तो ऐसे ही कहा था। अरे ऐसे ही कुछ नहीं होता, समझे? तुमने लोगों को उकसाया उसको मारने के लिए, और इसीलिए कांचन ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट की। तुम्हें भी डर था कि कांचन ने वीडियो वायरल ना कर दे, तुम्हारी नौकरी जाएगी, तुम्हें सजा भी होगी, इसलिए तुमने उसको मार दिया। अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। चिरके, तुमने कभी पुलिस वालों का इंट्रोगेशन किया है? अभी तक तो नहीं सर। तो प्रैक्टिस कर लो। अरे सर, अरे नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तेरे वीडियो भी वायरल कर सकता हूँ। चिरके, चलो। सर ये दोनों बहुत मोटी चमड़ी के हैं, कुछ बोल नहीं रहे। चमारी। सर ये सारे सस्पेक्ट की डिटेल्स है। सर ये मनोहर के कॉल रिकॉर्ड्स तो क्लियर ही लग रहे हैं, लेकिन सर जिस दिन वो लड़की का मर्डर हुआ इसकी लोकेशन गांव की है। सर ये विनोद के कॉल रिकॉर्ड्स में सर कुछ लोग ऐसे हैं जो काजल के रूट को फॉलो कर रहे हैं। ये मनोहर का एड्रेस निकालो। ठीक है सर। सब मैंने कुछ नहीं किया सर। अरे मैं बताता हूँ तूने क्या किया। तू तेरे भाई का घर हड़प करने की कोशिश कर रहा था, तो ऐसा कर नहीं सका, इसलिए तूने सुजाता को मार दिया, लेकिन उसका बेटा बच गया। और कांचन को क्यों मारा तूने? क्योंकि कांचन कातिल को पहचान सकती थी, इसलिए। तू गुड्डू को भी मारना चाहता था, लेकिन काजल उसको लेके भाग गई। सब कसम से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। तो फिर तेरे लोग काजल का पीछा क्यों कर रहे थे? वो तो साहब मुझे मेरे आदमी का फोन आया था कि उसने काजल को एक बच्चे को ले जाते हुए देखा। तब मैंने उसे कहा कि तुम उसका पीछा कर लो, ताकि बच्चे को मार सके। नहीं साहब। साहब सुनो ना। चल साहब, सच में मैंने कुछ नहीं। साहब मैंने कुछ नहीं किया सर। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। सिरके, इसके आदमी को ट्रेस करो। ठीक है सर, मनोहर का एड्रेस मिल गया। मारना ना तेरा। जी जिस दिन कांचन का मर्डर हुआ उस दिन तुम्हारा मोबाइल लोकेशन बोरगांव का दिखा रहा है। क्या कर रहे थे तुम वहां? सर कंचन मेरी पत्नी थी, हमारा तलाक होने वाला था और मैं नहीं चाहता था कि वो मुझसे तलाक ले। तुम यहां क्या करने आए हो? कंचन मेरी बात तो सुनो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चले जाओ मेरी आंखों के सामने से, वरना मैं तुम्हें अभी पुलिस के हवाले कर दूंगी। कुछ नहीं सुनना है मुझे, जाओ यहाँ से, जाओ। और फिर मैं चला गया। तुम्हारा मोबाइल बंद क्यों था? जब उसने मुझे धक्का दिया था तो मेरा मोबाइल गिर के टूट गया था सर। बहुत अच्छी कहानी। इस कहानी के ऊपर तो एक फिल्म होनी चाहिए। मेरा टूटा हुआ फोन। और इनको हीरो लेते क्यों? सर मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से वो परिवार और नौकरी सब छोड़कर चली आई थी। यहाँ पर था ही क्या, उसके माँ का घर, और माँ के गुजरने के बाद उसने माँ के घर में ही अपना NGO शुरू कर दिया था। सर मैं उसे बहुत प्यार करता था और
मैं अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहता था। तुम्हारी कहानी में इमोशंस है, ड्रामा है, लेकिन सस्पेंस भी है। कांचन का कत्ल होने के ठीक पहले तुम उससे मिलने गए थे, है ना? जब तक अब एक केस सॉल्व नहीं होता तब तक तुम हमारे मेहमान बन के रहना। तुम तो फार पाउंचर होना रहती, ये है ना, ये एक्सपर्ट एकदम। मैं सच कह रहा हूं, चाहिए तो उस लड़की से पूछ लीजिए। वो लड़की भी गायब है, तू क्या कर रखी है? चला है मगनगर। चला, टिकट 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 टिकट। सर, सुपारी किलर प्रदीप और लाखान को बाजार के एक बार में देखा गया है। उठगला उनको। बजरे, चल बता, सुजाता को किसने मारा? सुजाता को किसने मारा? अम्मा हाँ, मैंने मरवाया सुजाता को। क्या करती? मेरा गोपाल दीवाना हुआ पड़ा था। गोपाल, देख तो कितनी प्यारी लड़की है। ये तू जानती है ना कि मैं सुजाता से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। गोपाल पूरे गांव में नंगा करके घुमाया था उस लड़की को, और तू अभी तक उसकी रट लगाया बैठा है। अरे हम पंडित है और वो विधवा है, दूसरी जाति की, एक बच्चे की माँ है वो। तू तो जानता है ना अपने गांव में विधवा का क्या हाल होता है। अच्छा ठीक है, तू पहले किसी अच्छी लड़की से शादी कर ले, फिर चाहे तो रख लेना सुजाता को। क्या बोलती है तू? प्यार करता हूं मैं उससे। बोला स्वतःचीच लाज वाटते कि ऐसी हालत में मैंने उसका साथ नहीं दिया था, लेकिन अब नहीं। अब मैं उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा और उससे शादी करके ही रहूंगा। गोपाल सुन तो, छूटन कभी पूजा के थाली में नहीं सजती, कचरे के डिब्बे में फेंकी जाती है। उस औरत की औकात नहीं थी मेरे बेटे से शादी करने की, लेकिन मेरा बेटा ही नहीं मान रहा था, तो मरवा दिया मैंने, मरवा दिया। कांचन को क्यों मारा? मैं उसको क्यों मारूंगी? मैंने नहीं मरवाया उसको। छूटन कभी पूजा के थाली में नहीं सजती, कचरे के डिब्बे में फेंकी जाती है। उस औरत की औकात नहीं थी मेरे बेटे से शादी करने की, लेकिन मेरा बेटा ही नहीं मान रहा था, तो मरवा दिया मैंने। गोपाल की माँ को पता था कि एक विधवा का इस गांव में क्या हाल हो सकता है, इसीलिए वो गोपाल की और सुजाता की शादी नहीं होने दे रही था। ये केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन दूसरा केस, उसके बारे में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन ऐसे में एक बात पता चली। सर, आपके कहने के मुताबिक मैंने मनोहर की डिटेल निकाली है। सर, पता चला है कि मनोहर अपना घर बेचना चाहता है। एक्चुअली वो घर मनोहर और कांचन इन दोनों के नाम रजिस्टर्ड है। सर, उस रात वो एनजीओ में आया भी था और फिर वहां से चला गया। मैंने उसके कॉल रिकॉर्ड भी चेक किए, और सर मैंने स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया है। मनोहर उस फुटेज में जाते हुए दिख भी रहा है। सर, मैंने मनोहर के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया है। सर, एक चौंकाने वाली बात पता चली। सर, मनोहर का फोन उसके डेस्टिनेशन से 10 किलोमीटर पहले वाले स्टेशन पर स्विच ऑफ हो जाता है। इसी वजह से मैंने उस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज को भी चेक किया। सर, मनोहर स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज में जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन जब 1 घंटे बाद वो वापस स्टेशन पर आता है तब उसकी शर्ट पर खून के निशान थे। दरअसल मैं यहाँ कंचन से पेपर पे साइन करवाने के लिए आया था। वो नहीं मानी तो मैं वापस तो चला गया, लेकिन मैं बहुत गुस्से में था सर। मैंने सोचा कि मैं इस औरत को मार डालूंगा, इसलिए मैं अगले स्टेशन पर उतर गया और अपना मोबाइल बंद करके सीधे उसके एनजीओ गया। कंचन, 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 क्या हुआ? मुझे बचाओ। मैं कुछ करता हूँ। मैंने उसे नहीं मारा सर, लेकिन अगर मैं चाहता तो शायद उसे बचा सकता था, लेकिन मैंने उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया और निकल गया। तो तुमने नहीं देखा उसे किसने मारा? नहीं सर, लेकिन कंचन ने मुझे बताया था
किसने मारा उसे? कांचन ने तुम्हें मां जैसा प्यार दिया, फिर भी तुमने उसे मार दिया। क्यों? अरे तो फिर से आ गया। क्या करूं, तू अच्छी इतनी लगती है मुझे। अच्छी तो मैं तेरे बाबा को भी लगती हूँ। तो कर लेना शादी बाबा से, वैसे भी रहेगी तो मेरे साथ भी। तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या पट्टी पढ़ा रहा है इसे? दूर रहे हैं। चल निकल, निकल यहाँ से, निकल। मैंने मना किया था ना तुझे, आकाश से बात मत कर। पर मुझे शादी करनी है उनसे, और आकाश ने मुझसे कहा है कि अगर मैंने उसके पापा सुरेश से शादी कर लिया तो मैं उसके साथ भी रह पाऊंगी। और आकाश भी मुझसे बहुत प्यार करता है, और जब मैं बालिग हो जाऊंगी तो आकाश भी मुझसे शादी कर लेगा। पागल हो गई है क्या तू? तुझे समझ में नहीं आ रहा है? कोई शादी वादी नहीं होगी, गलत गलत काम करवाएंगे तुझसे, समझी? तो मुझे शादी करनी है ना उनसे। मैंने कहा ना तू उससे शादी नहीं करेगी। जा यहाँ से। 1 साल पहले मेरी शादी हो गई थी, मेरा बच्चा भी होने वाला था। फिर एक एक्सीडेंट में मेरा पति मर गया, और साथ में बच्चा भी। मुझे शादी करनी थी, मुझे बच्चे चाहिए था, मुझे पति चाहिए था। तो तुम्हें लगा कांचन के मरने के बाद आकाश तुमसे शादी करेगा? आकाश की शादी हो रही है अगले महीने में। तुमने 2 भेड़ियों के कहने में आके अपनी मां जैसे कांचन राय को मार दिया, जो तुमसे बहुत प्यार करती थी, तुम्हारी जिंदगी संवारना चाहती थी। एक औरत ही दूसरे औरत का दर्द समझ सकती है, इसलिए एक औरत ने दूसरे औरत का साथ देना चाहिए। लेकिन इस केस में एक औरत ही औरत की दुश्मन थी। हमारे समाज में रूढ़ी परंपरा के नाम पर जब तक महिलाओं का शोषण होता रहेगा, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए अभी वक्त आ गया है वो सारी रूढ़ी परंपरा खत्म करने की, जो एक महिला को जानवर से भी बदतर जीवन जीने पर मजबूर करती है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। हेलो, हाँ आ रहा हूँ। यार ये मेरी बीवी भी ना चैन से पीने नहीं देती भाई। मैं 2 चीज़ों से बहुत डरता हूँ, पहली मेरी बीवी, और दूसरा कौन? अरे यार दूसरे को मारो गोली, पहले घर पे जाके बीवी को मनाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। सच्चा इंसान झूठ बोलने से डरता है, और झूठ बोलने वाले इंसान को सच भी डरा देता है। डर वो बला है जो किसी भी इंसान से अपराध भी करवा सकता है। पर मनीष अपने जिस दूसरे डर का जिक्र कर रहा था, और उनकी हत्या के 2 साल के बाद भी उनके हत्यारे बेखौफ होकर आम लोगों के बीच आजाद घूम रहे थे, जिनकी असल तह तक पहुंचना मेरे और मेरी टीम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। चल चल सगुफ्ता, कितना टाइम लगाएगी? जल्दी कर यार, लेट हो रही है। बैटिंग के लिए डिजाइन की गई है, हाई स्कोरिंग गेम है शगुफ्ता। अरे पागल, तू अभी से क्यों एक्साइटेड हो रही है? पहले स्टेडियम तो पहुंच जाए।
राधिका, आकांक्षा, यहाँ क्यों खड़े हो? चलो, देर हो रही है। तूने सुना हमने जो कहा? हाँ, तो क्या बोल रही थी? अरे हम ये कह रहे थे कि अपना ईयररिंग लगा ले। दोनों के साथ तो ना सुनने वाले को भी कान में रुई डालने की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने अपना ईयररिंग निकाल दिया। देखो देखो इन तितलियों को कैसे कपड़े पहनती है। एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने? कान ना तेरे खराब है, मेरे नहीं। मेरे तो कान खराब है, पर आपकी जबान ही खराब है। 1 मिनट। मेरी जबान खराब है, देखो। हाँ, क्या कर रही है तू? अगर हिम्मत है तो ऑन कैमरा बोल के दिखाइए, आखिर दुनिया भी तो देखे आपकी सोच कैसी है। कहाँ एक सेकंड आंटी, बोलो ना। अरे छोड़, कैमरे पे बोल के जाइए ना। या तो आप सभी के सामने हमें सॉरी बोलेंगे, या ऑन कैमरा बोले कि आपकी सोच कितनी घटिया है। अरे शगुफ्ता, आप जाने दो ना, छोड़ो ना आप। अच्छा, तो आप भी ऐसा सोचते हैं जैसा लीना आंटी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कर रही हो? सॉरी बोल दो वरना छोड़ेगी नहीं है। मैं और इन लोगों को सॉरी बोलूंगी? क्या पागल हो गए क्या? मतलब आप अग्री करती है अपनी सोच से? हाँ, बताइए ना। हाँ, मैं एग्री करती हूँ, कुछ गलत नहीं कहा मैंने। जब 2 साल की बच्ची का रेप होता है तब वो भी क्या यही बोलती है, कम एंड रेप मी? 80 साल की बुजुर्ग तक को नहीं छोड़ा जाता है, वो भी क्या यही बोलती है, कम एंड रेप मी? रघुवीर, सेजल, लेट्स गो। मम्मी कहाँ चलेगी? मुझे जाना पड़ेगा। घर के सारे दरवाजे खिड़कियां लॉक कर दो। अरे सर, कौन है आप जो मेरे घर में घुसे चले आ रहे हैं? अरे ये सब ऋषि चोपड़ा, आईटी डिपार्टमेंट। आपके घर का सर्च वारंट। जिस बात का सर्च वारंट? इनकम से ज्यादा संपत्ति। हमारे पास सारा ऑडिट है परमवीर जी। आप प्रोफेशन से कॉलेज प्रोफेसर हैं और प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट भी रन करते हो। यहाँ का लैंडलाइन डिस्कनेक्ट कर दो और जितने भी मोबाइल फोन से सब ले लो। सर, मोबाइल। सर, आइए बैठ के बात कर लेते हैं, यही मामले को निपटा लेते हैं। जैसा आप कहोगे हम वैसे ही करेंगे। प्लीज, हम प्लीज बैठ के। मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं आप? रघुवीर सर मैं तो नोट करो। सर मैं तो वैसे ही बोल रहा था। चुपचाप से बैठिए वहां पर। ये लो, कस्टडी में लो। रघुवीर, यहाँ के सीसीटीवी का डीवीआर कलेक्ट करो। वी नीड इट एज अ प्रूफ कि यहाँ लाखों रुपए के कैश और जेवर मिले। यस सर। सर यहाँ पे साइन कीजिए प्लीज। सर प्लीज साइन कीजिए। कल सुबह 10 बजे आप मेरे ऑफिस पर रिपोर्ट करेंगे और भागने की कोशिश मत करना, आप पर नजर रखी जा रही है। ऑल ऑफ यू कम। रश्मि, प्रेगनेंसी के बाद जिस तरह तुम क्रिकेट एंजॉय करी हो ना, मुझे तो लगता है हमारा होने वाला बेटा ना क्रिकेटर ही बनेगा। बेटा क्यों, बेटी भी होगी तो भी मैं क्रिकेटर बनेगी। मैं बोल हेलो, कंट्रोल रूम। पीछे हटिए, पीछे पीछे पीछे। आप लोगों में से इस घर में से कौन है? साहब, कल्पेश साहब और रश्मि मैडम अकेले रहते थे यहाँ। आप कौन? मैं यहाँ साफ सफाई का काम करती हूँ।
सर, घर की हालत देख लग रहा है कि शायद मर्डर लूट के इरादे से हुए। गुप्ता, आते वक्त मैंने बाहर सीसीटीवी देखा था, अंदर डीवीआर चेक करो। सर इनका नाम शीला है और ये इसी घर में मेड का काम करती हैं। सर इन्होंने सबसे पहले इन डेड बॉडीज को देखा था। क्या देखा था? साहब, हर रोज सवेरे 8 बजे मैं यहाँ काम पे आती हूँ। आज सवेरे आप काम पे आई, डोरबेल बजा लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मैडम ने एक चाबी मेरे पास दे के रखी थी, मैंने उस चाबी से दरवाजा खोला और देखा तो नाम क्या है तुम्हारे साहब और मैडम का? कल्पेश ठाकुर और रश्मि मैडम। मैडम की तो अगले महीने डिलीवरी होने वाली थी और अचानक से ये कल्पेश ठाकुर करते क्या थे? बिल्डर थे, पंजाबी बाग में उनका ऑफिस है। अच्छा, इनके किसी रिश्तेदार को जानती हो? नहीं सर, मैं किसी को नहीं जानती। सर, सीसीटीवी से डीवीआर गायब है, एक भी रिकॉर्डेड फुटेज नहीं है। मतलब क्रिमिनल्स पूरी प्लानिंग के साथ आए थे और कुछ मिला? नहीं सर, पूरा घर अस्त व्यस्त है, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ लूट कर ले गए। मैंने अंदर बेडरूम में देखा, बेडरूम के बेड पर जो गद्दा है उसे शायद उसे फाड़ा गया है। घर में लूट हुई है ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये गद्दा फाड़ने का चक्कर समझ में नहीं आ रहा है। सर कल्पेश ठाकुर की कंपनी का विजिटिंग कार्ड मिला है। कल्पेश ठाकुर के ऑफिस में बात करो और आस पड़ोस में पता करो, शायद किसी ने कुछ देखा हो। क्रिमिनल्स घर के सीसीटीवी का डीवीआर निकाल कर ले गए हैं। एक काम करो, पड़ोस में और यहाँ आने वाले रास्ते पर अगर कोई सीसीटीवी है उसकी फुटेज चेक करो। सर यार 2020 मैच तो मिस कर दिया, पर यहाँ भी कुछ कम चौके छक्के नहीं लग रहे हैं। क्या बात है यार, दबा के कमेंट्स आ रहे हैं। क्या लिखा है? दिस आंटी इज सिक। लीला आंटी की ना लग चुकी है बिल्कुल सीरियसली यार, जोश जोश में वीडियो तो वायरल कर दिया, पर देखना अम्मी गुस्सा करेगी। लाए 200 रुपए। 200 रुपए? मैं केशवपुरम से ना रोज आते जाती हूँ, 80 रुपए से ज्यादा नहीं लगता। अरे मैडम कहाँ जी रहे हैं 80 रुपए के जमाने में? 200 रुपए बनते हैं, लाइए 200 रुपए दीजिए। ऐसे कैसे दे दूँ 200 रुपए? ये पकड़ो 100 रुपए और 20 रुपए वापस करो, वरना पुलिस को बुलवाऊंगी और धोखा देने के चक्कर में अंदर करवा दूंगी। ये लीजिए अपने 20 रुपए। समझ सकता हूँ, हर कोई अपने एरिया में थोड़ा होता है। क्या? जब 2 साल की बच्ची का रेप होता है तब वो भी क्या यही बोलती है, कम एंड रेप मी? 80 साल की बुजुर्ग तक को नहीं छोड़ा जाता है। कहीं मुंह दिखाने लायक छोड़ा नहीं तुमने यार, जरूरत थी ऐसा मोबाइल में बोलने की? ये सब आपकी गलती है, आप ही हो जड़ इस सब की। अच्छा, गलती करो तुम और जड़ मैं। मैं जानती हूँ शगुफ्ता कि वो कैसी औरत है, पर बेटा कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो कीचड़ तो हम पर ही आएगा ना। पर अम्मी, उन्हें आईना दिखाना भी जरूरी था। वो हमेशा ऐसा करती है और इस बार मुझसे रहा नहीं गया। और ये देखिए अम्मी, सब हमें सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हें क्रिटिसाइज। बेटा अभी तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पर जरूरत पड़ने पर ना कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। मैं मानती हूँ कि अपने राइट्स के लिए लड़ना अच्छी बात है, पर बेटा ऐसे किसी का तमाशा नहीं बनाना चाहिए ना। चलो फटाफट डिलीट करो ये वीडियो। पर अम्मी, चलो। ये तो कल्पेश ठाकुर के घर की तरफ गए थे। बेडरूम के गद्दे का फटा हुआ मिलना और यहाँ घर के बाहर जो गाड़ी है उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भारत सरकार लिखा हुआ है। सर कहीं आईटी रेड का चक्कर तो नहीं? गुप्ता, घर में मर्डर्स भी हुए हैं, हमें इस चक्कर को बहुत अच्छे से समझना होगा। ये देखो, गाड़ी का नंबर दिख रहा है, वेरीफाई करो कि ये गाड़ी क्या वाकई में आयकर विभाग की। सर भैया वो चलेंगे? अरे नफीसा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो मेरा फोन उठाना बंद कर दिया, तो मैंने सोचा कि यहीं आके मिल लूं। मुझे जो कहना था ना, मैं पहले भी कह चुकी हूँ। तुम्हें मेरा घर खाली करना होगा। 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूं तुम्हें मैं, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं कम है सर? यस, कम इन। सर मैंने गाड़ी के उस नंबर को वेरीफाई किया, नंबर फेक है।
मतलब क्लियर हो गया है कि क्रिमिनल गवर्नमेंट ऑफिसर बनकर आए और उन्होंने मर्डर और लूट को अंजाम दिया। मैं कमिन सर। कमिन। सर कल्पेश की कंपनी ठाकुर कंस्ट्रक्शन के मैनेजर विक्रांत सिंह को बुला लिया है। विक्रांत किसी पर शक है आपको? जो सर मुझे तो ऐसा कभी कुछ लगा नहीं, मैं तो खुद हैरान हूँ इस सबसे। क्रिमिनल्स इस गाड़ी से कल्पेश ठाकुर के घर गए थे, कुछ अंदाजा है कौन गया होगा इससे? नहीं सर। कल्पेश के घर से सिर्फ कैश ही नहीं लूटा गया है, बल्कि उनके बेड का गद्दा भी फटा हुआ मिला है। क्या वो अपने गद्दे में कुछ पैसा वैसा छुपा के रखते थे? आई मीन ब्लैक मनी वगैरह? सर ये मैं कैसे कह सकता हूँ? मैनेजर थे आप कल्पेश के, उसकी इनकम के बारे में अच्छे से पता होगा, और ये भी पता होगा कि कितने पैसे को फेयर दिखाना है और कितने को ब्लैक मनी। सर ये मैं कैसे? अगर कुछ भी छुपाया ना हमसे तो बाद में भारी पड़ सकता है। सर आप सही कह रहे हैं, कल्पेश सर टैक्स की काफ़ी चोरी किया करते थे, बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी थी उनके पास में, लेकिन सर वो थे बहुत जुगाड़ू, ले दे के कैसे भी एडजस्ट कर लिया करते थे। पहुंचा देना अनिल जी के। सर टैक्स की चोरी तो सभी करते हैं, लेकिन वो हद से ज़्यादा करप्ट थे, और इसीलिए मैं उनकी जॉब छोड़ने वाला था। 5 साल से वहाँ काम कर रहे थे और मर्डर होते ही जॉब भी छोड़ने लगे। लेकिन सर समझ रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहे हो। अब हमें ये बताओ कि कल्पेश की फैमिली में कौन कौन है? सर उनके एक बड़े भाई हैं, लेकिन वो कनाडा में रहते हैं, और हाँ रश्मि भाभी की माँ भी हैं जो इंदौर में रहती हैं। शर्मा डिटेल्स ले लो। सर आइए। सर इसकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है जैसे कल्पेश ने फटे हुए गद्दे में अपनी ब्लैक मनी छुपा के रखा होगा। लेकिन ये बात क्रिमिनल्स को कैसे पता चली? शबरी इसमें आईटी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है। गुप्ता आईटी डिपार्टमेंट से कल्पेश के केस को समझो। सर क्या बात है अम्मी, 10 बजे और अभी तक आप बिस्तर में हैं? तबीयत तो ठीक है ना? अरे कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी सी हरारत हो रही थी। अच्छा हुआ तूने याद दिला दिया, मुझे जाना है, क्लाइंट के साथ ना एक मीटिंग है मेरी। तबीयत ठीक नहीं तो आराम कर लीजिए। बेटा आराम की फुर्सत कहाँ है? हाँ पर अम्मी अब मैं भी आपका हाथ बटाना चाहती हूँ। आकांक्षा ने मुझे बताया था एक पार्ट टाइम जॉब के बारे में, कॉलेज के साथ साथ वो भी कर लूंगी। नहीं बेटा, इस सब की कोई जरूरत नहीं है, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, बाकी सब मैं संभालूंगी। मैं देखती हूँ। देखती हूँ मैं। कल्पेश ठाकुर, ठाकुर कंपनी का मालिक? हाँ मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। इस कल्पेश के बारे में और क्या क्या जानते हैं आप? क्या मैं जान सकता हूँ? एक नंबर का करप्ट बिजनेसमैन था वो। उस जैसे टैक्स पेयर पर हमारी हमेशा नजर रहती थी। टैक्स चोरी के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं था। वो हमारी रडार पर बहुत दिनों से था और हमने उसके यहाँ रेड भी प्लान किया था अगले हफ्ते। अगले हफ्ते? हाँ। अगर आपने अगले हफ्ते रेड प्लान की थी तो फिर ये लोग कौन हो सकते हैं? ये देखिए, वो लोग भारत सरकार की गाड़ी में आए थे। गाड़ी का नंबर फेक है, घर से सब कुछ लूट के ले गए, यहाँ तक कि बेडरूम का गद्दा भी फटा हुआ था। मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन हमें पता चला है कि कल्पेश सिर्फ टैक्स चोरी नहीं करता था बल्कि रिश्वत भी देता था। कहीं ऐसा तो नहीं इस इल्लीगल लेन देन की वजह से डिपार्टमेंट में कोई झगड़ा? आप कहना क्या चाहते हैं ऑफिसर? मेरे डिपार्टमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो हो सकता है कि आपके डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन लीक हुई कि आप कल्पेश के घर पे रेड मारने वाले हैं, और इसी बात का उन क्रिमिनल्स ने फायदा उठा के ये कांड कर दिया। ये सब बातें बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होती हैं ऑफिसर, एंड आई एम श्योर कि मेरे डिपार्टमेंट से ऐसा कुछ लीक हो ही नहीं सकता है। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जिस दौरान भारत सरकार के फेक नंबर की वो गाड़ी उनके घर के बाहर देखी गई। इसका मतलब यह है कि क्रिमिनल्स गवर्नमेंट ऑफिसर के भेष में आए थे। सर मुझे अभी लग रहा है ये इसी बात से कनेक्टेड है कि कल्पेश के घर आईटी की रेड होने वाली थी। हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा। पता लगाओ
सज्जन सिंह के अलावा इस बात को वहां और कौन जानता था? आईटी वाले हैं, उन्हें किसी भी तरह से इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए कि हमने काम को किस तरह से कर रहे हैं और हम इन्वेस्टिगेट किस एंगल में कर रहे हैं। मैं कम इन सर? यस कम इन। सर मैंने कल्पेश के घर के बाहर की पिछले कुछ दिनों की एक्टिविटीज चेक की। वारदात से एक दिन पहले वहां के सीसीटीवी में कुछ सस्पिशियस नोटिस किया मैंने। ये वहां का फुटेज है सर। और जब मैंने कल्पेश की मेड से इस आदमी के बारे में पूछा तो वो बोली, सब मुझे पता नहीं ये कौन है। लेकिन ये आदमी आपको देख के वापस जाने लगा। आपको कुछ अजीब नहीं लगा? तब लगा था, लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। सर ये आदमी क्राइम से एक दिन पहले घर के बाहर देखा गया है। क्या ये वाकई में पॉसिबल है कि ये आदमी उन क्रिमिनल से कनेक्टेड होगा? अब तक हम इस केस को सिर्फ आईटी से कनेक्ट कर रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि कल्पेश ठाकुर की मेड को ये पता हो कि कल्पेश ठाकुर के साथ घर में बहुत सारा पैसा है, और वो हो सकता है इस आदमी को जानती हो। मेड बोल रही है कि वो सिर्फ 6 महीने से वहां काम कर रही थी। सोचने वाली बात यह है कि जिस आदमी के घर पे इतना सारा पैसा है, वो अपने घर की डुप्लीकेट चाबी अपनी मेड को क्यों देगा? और हो सकता है ये बात कल्पेश ठाकुर के मैनेजर को भी पता हो कि उसके घर में इतना सारा ब्लैक मनी है। हमें हर एंगल पे काम करना है। यस सर। नहीं कमिंग सर। कमिंग सर, संजीवनी सोसाइटी के सेक्रेटरी का फोन आया था। उसकी बातों से लग रहा है कि मामला काफी सीरियस है। कैसा मामला? सर नमस्ते सर। सर मेरा नाम राजन है, मैं इस सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। सर मैंने आपको कॉल किया था। सर ये बिल्डिंग फ्लैट नंबर 205 में माँ बेटी किराए पे रहते हैं सर। 2 दिन से गेट नहीं खोला उन लोगों ने। इस तरफ सर। आइए सर, आइए सर, हटो। सर देखिए सर, पेपर भी लगा हुआ है, दूध भी पड़ा हुआ है। सर हमने फ़ोन भी ट्राई किया था, दोनों के फ़ोन स्विच ऑफ है। राणा, दरवाजा तोड़ो। गुप्ता सर, बहुत ही ब्रूटल मर्डर है। ऐसा लग रहा है किसी ने गहरी दुश्मनी निकाली है इनसे। सर मैं लूट के भी जाने सर। सेक्रेटरी बता रहा था कि ये दोनों माँ बेटी यहाँ रेंट पर रहती थी। कल्पेश ठाकुर की बीवी रश्मि की बॉडी पर चल रही थी। फिर भी इन दोनों माँ बेटी का प्रोफाइल पता करो और बिल्डिंग के सीसीटीवी से चेक करो कि यहाँ पर भी भारत सरकार की वो गाड़ी देखी गई है क्या। सर सर ये लेडी का नाम नफीसा है और ये एक लॉयर थी सर, और उनकी बेटी वो शगुफ्ता, वो यहीं कॉलेज में पढ़ते हैं। तकरीबन 1.5 साल से ये लोग यहाँ रह रहे थे। और शगुफ्ता के फादर? सर वैसे उनको कहीं देखा नहीं, शायद वो विडो थी। फ्लैट का मालिक कौन है? सर मंजीत सिंह, ये संत नगर में रहते हैं। मंजीत का नंबर ले लो इनसे। और किस किस का आना जाना था यहाँ? सर शगुफ्ता की 2 फ्रेंड्स हैं, आकांक्षा और राधिका। ज्यादातर वो ही यहाँ आती जाती रहती है। पिछले 2 दिन में किसी को देखा था आते जाते? हाँ सर, 2 दिन पहले मैंने एक डिलीवरी बॉय को देखा था, इनके घर की डोरबेल बजा रहा था। कौन डिलीवरी बॉय? वो मुझे नहीं मालूम सर। सर पूरी बिल्डिंग की सीसीटीवी खराब है और बिल्डिंग में 1 हफ्ते से सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। हेलो, मंजीत सिंह? जी हाँ, आप कौन? गुप्ता, सर ये कल्पेश की मेट क्यों है जरा पता करो। सर नफीसा और शगुफ्ता जिस फ्लैट में रहती थी उसके मकान मालिक मंजीत सिंह से मेरी बात हुई। ठीक है, उसको थाने बुला लो। और उसकी नेबर शगुफ्ता की फ्रेंड्स के बारे में बता रही थी कि उनका भी आना जाना था, उनके बारे में पता करो। सर मेरा वहाँ आना जाना कम ही होता था। वो फ्लैट मैंने किराए पे चढ़ाने के लिए ही खरीदा था। शगुफ्ता और नफीसा के पड़ोसी कैसे थे? मतलब उनका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा होता होगा तो आपको पता चल ही जाता होगा। सर कईयों से उनके लड़ाई झगड़े थे। वो लोग तो चाहते थे कि मैं उन्हें वहां से निकाल दूं। कई कंप्लेंट आती थी सर उनकी। कैसी कंप्लेंट? और कौन करता था? सर मुझे वहां के सेक्रेटरी सब कुछ बताते थे। सर वहां के लोगों को उनसे बहुत प्रॉब्लम थी। किसी को उनके पहनावे से प्रॉब्लम थी तो किसी को उनकी लाइफस्टाइल से, और यहाँ तक कि हमारे सेक्रेटरी साहब को तो उनकी बिरादरी से प्रॉब्लम थी। वो उनके सामने वाले फ्लैट में ही रहते हैं। ये लोग कैसे हैं और खाते हैं? जानू मना रखी जगह। अगर ये मांस मच्छी खानी है ना तो अपने घर में खाओ, ये कचरा गंदगी यहाँ नहीं चलेगा। 1 मिनट अंकल। क्या 1 मिनट? एक तो इतना साउंड बढ़ा रखा है कि पूरी सोसाइटी बहरी हो जाए।
सॉरी अंकल, मैंने ईयररिंग नहीं लगा रखा था। क्या मालूम? सॉरी, ये तमाशा बंद करो मुझे। ये कचरा कौन उठाएगा, तुम या तुम्हारी माँ? तमीज से बात कीजिए अंकल। अब तमीज तो तुम्हें मैं सिखाऊंगा तुम्हारे अंदाज में। करता हूँ तुम्हारे लैंडलॉर्ड को फोन और निकलवाता हूँ तुम माँ बेटी को यहाँ से बाहर। तू देख। हाँ राजन भैया। मंजीत भाई, हमारी बिरादरी वाले होकर आपने ये किसको किराए पे घर दे दिया अपना? आप इनको बाहर निकालो अभी के अभी। हमारी बिरादरी वाले किराएदार नहीं मिल रहे आपको क्या? सर ये आए दिन की टेंशन थी, पर मैं ऐसे कैसे निकाल सकता था? सर मैं तो इन सब बातों को मानता भी नहीं हूँ। साहब, मैं उस बिल्डिंग में और आसपास के बिल्डिंग में कई फ्लैट्स में काम करती हूँ। शगुफ्ता और नफीसा के यहाँ भी काम करती हो? नहीं साहब, मैं उनको जानती तक नहीं। तो उनके बिल्डिंग में किसके यहाँ काम करती हो? मैं लीना मैडम के यहाँ काम करती हूँ, जो तीसरे माले पे रहती है। और ये तो तुम्हें पता ही होगा ना कि तुम्हारे कल्पेश सेठ के घर में कितना पैसा था। कहीं इस बारे में उन क्रिमिनल्स को तुमने तो नहीं बताया था? नहीं साहब, मैं पहले ही बता चुकी है। आप मुझ पे बेकार में शक कर रहे हैं। सर मैंने संजीवनी बिल्डिंग के पास वाली बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए, लेकिन भारत सरकार के टैग वाली ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं दिखाई दी जैसी कल्पेश के घर के बाहर देखी गई थी। और शगुफ्ता की माँ नफीसा भी एक मामूली लॉयर थी, किराए के फ्लैट में रहती थी, उसकी ज्यादा इनकम भी नहीं थी। सर माना दोनों केस सेम एरिया के हैं। कल्पेश की मेड दोनों केसेस में कॉमन है। लेकिन सर मेड के खिलाफ तो फिलहाल कुछ नहीं मिला, और न ही कल्पेश के मैनेजर विक्रांत के खिलाफ। आईटी डिपार्टमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन? तो हमारे इन्फॉर्मर वहां भी लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई काम की खबर नहीं आई। शगुफ्ता और नफीसा जिस बिल्डिंग में रहती थी, उस बिल्डिंग का सेक्रेटरी राजन की कुंडली निकालो। सर एक बहुत चौंकाने वाली बात पता चली है। ये शगुफ्ता और नफीसा जिस फ्लैट में किराए पे रहती थी, 2 साल पहले उसी फ्लैट में ये मनीष गर्ग और उसकी बीवी संजना गर्ग रहते थे। और सर 2 साल पहले इन दोनों का भी उसी फ्लैट में मर्डर हुआ था। हत्या के साथ साथ लूट भी की गई थी। 2 साल पहले ये इलाका मंगोलपुरी थाना के एरिया में आता था ना? जी हाँ सर, ये इन्फॉर्मेशन मुझे वहीं से मिली है। मनीष और संजना का मर्डर किसने किया था? सर ये केस किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा था, काफी टाइम तक बैकलॉग में था। लेकिन मर्डर के 6 महीने के बाद मनीष के भाई ने वो फ्लैट मंजीत को बेच दिया था। और सर 2 साल पहले उस बिल्डिंग का सेक्रेटरी ये राजन भार्गव ही था। उस केस में भी पुलिस को राजन के ऊपर ही शक था, क्योंकि राजन का मनीष और संजना के साथ काफी झगड़ा हुआ था। और मंजीत बोल रहा था कि ये राजन शगुफ्ता और नफीसा को इस बिल्डिंग से निकलवाना चाहता था। राजन को लेकर आओ। सर तो तू चाहता ही नहीं था कि कोई तेरे पड़ोस में रहे। शगुफ्ता और उसकी माँ की बिरादरी से प्रॉब्लम थी तुझे, पर मनीष और उसकी पत्नी संजना को क्यों मारा? सर मैंने कुछ भी नहीं किया सर, और उस केस से तो मुझे पहले ही भरी किया जा चुका है। लेकिन हम पूरी तरह से अच्छे से तेरी आरती उतारेंगे। क्या क्या कांड किया तूने? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं सच बोल रहा हूँ। सब कुछ बहुत ही प्लानिंग के साथ किया तूने। पहले सिक्योरिटी गार्ड को निकाला, जानबूझकर बिल्डिंग के सीसीटीवी नहीं करवाए ताकि ये कांड कर सके, है ना? आप गलत सोच रहे सर। सर सीसीटीवी फंड की वजह से नहीं हो पाया। आप चाहे तो सोसाइटी का अकाउंट चेक कर सकते हैं। ये सब गणित तो इसलिए जोड़ रहा था ताकि बाद में सफाई में पेश कर सके। नहीं सर, आप गलत शक कर रहे हैं मुझ पर। सर आप लीना और उसके पति को देखिए। सर मुझसे ज्यादा प्रॉब्लम तो उन दोनों को थी। और उस दिन सर आपसे वो कह रही थी कि उसने डिलीवरी बॉय को देखा। सर मैं पड़ोस में रहता हूँ, मैंने नहीं देखा, उसने देख लिया। सर वो साफ झूठ बोल रही। लीना क्यों झूठ बोलेगी? क्योंकि सर शगुफ्ता और उसकी फ्रेंड्स ने उसका वीडियो वायरल कर दिया था। कैसा वीडियो? जब 2 साल की बच्ची का रेप होता है तब वो भी क्या यही बोलती है, कम एंड रेप मी? 80 साल की बुजुर्ग तक को नहीं छोड़ा जाता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफी टाइम से वायरल है, और लीना के अगेंस्ट काफी कमेंट्स भी किए गए थे। सर ये लीना वही औरत है जिसके घर में वही मेड काम करती है जो कल्पेश के घर पे करती थी। कि मैंने उनकी ड्रेसिंग पे कमेंट किया था। तुमने क्या कमेंट किया था ये बहुतों ने देखा उस वायरल वीडियो में, और उसके बाद सोसाइटी में तुम्हारी क्या इज्जत रह गई थी ये मालूम है हमें। इसी बात का बदला लिया ना तुमने उनसे? नहीं सर, मुझे अपनी गलती का एहसास था। मैं तो शगुफ्ता और उसके दोस्तों से माफी तक मांगने गई थी। सर उन्होंने माफी तो जरूर मांगी थी, लेकिन वो सब दिखावा था। वो चाहती थी कि हम उनका फिर से वीडियो बनाएं और लोगों को बताएं कि वो बदल चुकी है। शगुफ्ता, उस दिन के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमने मेरे साथ जो किया वो एकदम सही किया, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी है। तुम सबकी वजह से मेरे में ये चेंज आया है। क्या सोच रही हो तुम? क्या तुम्हें अब भी मेरी बात झूठी लग रही है? नहीं आंटी, इट्स फाइन कि आपको आपकी गलती का एहसास हुआ, पर ये तुम्हें दुनिया को भी बताना चाहिए ना। अब तुम मेरा वीडियो नहीं बनाओगी? नो आंटी, क्योंकि मैं जानती हूँ
हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग होते हैं। सर प्रॉब्लम सिर्फ लीना आंटी में नहीं थी, उनके हस्बैंड भी कोई कम नहीं है। लीना के हस्बैंड ने क्या किया था? सर वो बेवजह शगुफ्ता में इंटरेस्ट दिखा रहा था। वो परेशान हो चुकी थी पर कुछ बोल नहीं पा रही थी। यार इतने अच्छे हाय शगुफ्ता। शगुफ्ता, कैसा चल रहा तुम्हारा कॉलेज? अच्छा चल रहा है अंकल। डोंट कॉल मी अंकल। अरे माना कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन तुमसे इतना बड़ा भी नहीं कि तुम मुझे अंकल बोलो। ठीक है, नहीं बोलूंगी। ओके, टेक केयर। ये तेरे में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। पर तेरा क्या इरादा है? सर उनको गलतफहमी थी कि शगुफ्ता और उनके हस्बैंड के बीच में कुछ चल रहा है। सर उनको ऐसा लगता था कि हम उनके हस्बैंड पे लाइन मारते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं था सर। सर मैं किसी गलत इंटेंशन से शगुफ्ता से बात नहीं करता था, पर मेरी बेबी बेकार ही मुझ पर शक करती थी। सर मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। सर मैंने आपको बताया ना कि उस दिन वहाँ एक डिलीवरी बॉय आया था और शगुफ्ता के घर की डोरबेल बजा रहा था। मुझे तो लग रहा है कि वो राजन भार्गव अपना किया छिपाने के लिए मुझे झूठा साबित कर रहा है। नफीसा एक लॉयर थी। एंगल नफीसा के प्रोफेशन से भी जुड़ा हो सकता है। शगुफ्ता और नफीसा से जुड़ी छोटी से छोटी बातों के बारे में भी पता करो। राजन, लीना और निरंजन पे नजर रखो। सर काफी कोशिश के बाद आईटी डिपार्टमेंट के एक एम्प्लॉय से काम की इन्फॉर्मेशन निकाली है। सर वहाँ एक राकेश मीणा नाम का आदमी सज्जन सिंह के अंडर काम करता है। मैंने उससे रिक्वेस्ट किया था, वो आपसे मिलने के लिए तैयार हो गया है। बुला लो। सर करीब 1 महीना पहले परमवीर जैन नाम का एक आदमी आईटी ऑफिस में आया था। एक्सक्यूज मी सर, ऋषि चोपड़ा जी से मिलना था। 10 बजे का टाइम दिया था मिलने के लिए। ऋषि चोपड़ा? ऋषि चोपड़ा, आईटी डिपार्टमेंट। एक्सक्यूज सर, क्या हुआ? सर वो आईटी इंस्पेक्टर ऋषि चोपड़ा जी ने सम्मन दिया था और कहा था कि कल 10 बजे ऑफिस में आकर मिले। ऋषि चोपड़ा? जी सर। मगर इस नाम का कोई ऑफिसर यहाँ काम नहीं करता। सर उनके अंडर में रघुवीर सिंह, सेजल गुप्ता और अतुल शर्मा थे। वो कल मेरे घर आए थे। मगर इन नामों के कोई ऑफिसर हमारे यहाँ काम नहीं करते। क्या? सॉरी सर, मुझे लगता है कि मुझे कुछ गलतफहमी हो गई है। मैं चलता हूँ। रुको 1 मिनट, तुम्हें सम्मन मिला था, इसका मतलब कल तुम्हारे यहाँ रेड हुई थी? नहीं सर, हमारे घर कोई रेड नहीं हुई सर। नाम क्या है तुम्हारा, कहाँ रहते हो? सर मैंने बोला ना कि मुझे गलतफहमी हुई है, बस मैं चलता हूँ। मेरी बात सुनो सर, सुनो। फिर वो वहां से चंपत हो गया। मुझे शक हुआ तो मैंने ये बात सज्जन सर से की। फिर हमने ऑफिस का सीसीटीवी चेक किया और उसकी प्रोफाइल निकाली। तब हमें ये मालूम हुआ ये वही परमवीर जैन है जिसके यहाँ हम लोग रेड मारने वाले थे। फिर आप लोगों ने क्या एक्शन लिया? सर हमारी टीम ने उसके घर पे रेड डाली, मगर वहां हमें कुछ मिला ही नहीं। लेकिन तब भी हमें एक बात समझ में नहीं आई कि ये ऋषि चोपड़ा, अतुल शर्मा और रघुवीर सिंह और सेजल गुप्ता की बात कर रहा था। आप हमें परमवीर जैन का नंबर और एड्रेस दे सकते हैं? श्योर सर। थैंक यू। मैं कम इन सर? यस कम इन। सर मैंने नफीसा और शगुफ्ता के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। शगुफ्ता को आखिरी कॉल एक विल कुरियर कंपनी की तरफ से आया था। दरअसल शगुफ्ता ने अपने लिए एयर एड ऑर्डर किया हुआ था और ये डिलीवरी उसी दिन होने वाली थी जिस दिन उन दोनों का मर्डर हुआ था। सर मैंने डिलीवरी बॉय को यहाँ बुलवा लिया है। गुड। और सर नफीसा के कॉल रिकॉर्ड से ये सामने आया कि नफीसा के अपने मकान मालिक मंजीत सिंह के साथ लगभग रोजाना बातचीत होती थी। अफेयर का एंगल? सर हो सकता है। ठीक है, इस मंजीत के बारे में सब कुछ पता करो। सर ऋषि चोपड़ा, रघुवीर सिंह, सेजल गुप्ता, अतुल शर्मा, इनको तो जानते ही होगे। नहीं सर, मैंने नहीं जानता। अच्छा, अगर नहीं जानते तो फिर इन लोगों ने तुम्हें 17 मार्च को आईटी डिपार्टमेंट में आने का समन क्यों दिया था? सर लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। परमवीर, हम एक मर्डर केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर कुछ भी जानते हो तो बता दो हमें, नहीं तो बुरे फंस सकते हो तुम, समझे? सर दरअसल वो 16 मार्च को हमारे घर आए थे और कह रहे थे कि वो आईटी डिपार्टमेंट से हैं और फिर उन लोगों ने यहाँ रेड की। हाँ सर, और अगले दिन जब मैं आईटी डिपार्टमेंट गया तो पता चला कि उन लोगों का इस डिपार्टमेंट से कोई लेना देना ही नहीं है। सर वो लोग बेवकूफ़ बनाकर हमारे घर से सब सामान लूट कर ले गए और यहाँ तक कि सीसीटीवी कैमरे के डीआरएस भी निकाल कर ले गए। और तुमने पुलिस को इन्फॉर्म तक नहीं किया, इसलिए ना क्योंकि तुम जानते थे कि वो लोग तुम्हारी ब्लैक मनी लूट कर ले गए। जी सर, लेकिन सर उसके बाद मैंने कसम खाई कि कभी भी टैक्सी चोरी नहीं करूंगा। वो चारों दिखते कैसे थे? सर 4 नहीं, वो 5 थे। 5? जी सर, एक बार गाड़ी के पास खड़ा था। गाड़ी पे क्या लिखा था?
आर सरकार। जी सर। उन सबके स्केच बनवा सकते हो तुम? सर बात तो बहुत पुरानी है, लेकिन उनके चेहरे नहीं भूल सकता मैं। हाँ सर, उस दिन मैं वहाँ सगुप्ता जैदी के यहाँ एक पार्सल डिलीवर करने गया था सर। मैं काफी देर तक डोर बेल बजाता रहा, लेकिन किसी ने दरवाजा खोला नहीं सर। तुम वहाँ 28 अप्रैल को गए थे, टाइम याद है तुम्हें? साहब करीब सुबह के 11 बज रहे होंगे सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 28 अप्रैल को करीबन इसी समय शगुफ्ता और उसकी माँ का मर्डर हुआ था। कहीं तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? नहीं नहीं सर, मैं कुछ नहीं छुपा रहा सर। सर ये उन चारों के स्केचेस हैं जिन्होंने परमवीर के घर पर फेक रेड डाली थी, और पूरे चांसेस हैं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कल्पेश के घर पर भी फेक रेड डाली थी। अगर ये एक ही है तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इन्होंने इस तरह से परमवीर के घर पर रेड डाली कि उसने बिलीव कर लिया कि ये सब आईटी ऑफिसर्स ही हैं। इन्होंने सब कुछ इतनी सफाई से किया, तो फिर कल्पेश और उसकी वाइफ का मर्डर क्यों किया? अब इन केसेस में बहुत कुछ ऐसा है जो इन्हें एक दूसरे से अलग कर रहा है। चल एक काम करो, इन सारे इस केसेस को कल्पेश के घर के बाहर लोगों को दिखाओ और पता करो कि क्या इनको कल्पेश के घर के बाहर देखा गया था, और जिस डिलीवरी बॉय को कल्पेश के घर के बाहर देखा गया था ये भी पता करो कि उस डिलीवरी बॉय को परमवीर के घर के बाहर भी देखा गया था क्या? सर आपका अंदाजा सही था। परमवीर के घर जिस दिन फेक रेड हुई उसके एक दिन पहले ये आदमी परमवीर के घर नजर आया था, और इस बार ये आदमी पोस्टमैन के कपड़ों में है। हाँ सर, लेकिन परमवीर का कहना है कि उसे ध्यान नहीं कि उसने इस आदमी को देखा था या नहीं, लेकिन कल्पेश की मेड ने आइडेंटिफाई किया है कि उसने इसी डिलीवरी बॉय को कल्पेश और रश्मि के मर्डर के एक दिन पहले उनके घर के बाहर देखा था। मतलब ये आदमी अपने गैंग के लिए रेड से पहले रेकी करता था। बाकी के उन 5 के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, उनका कहीं कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला। शगुफ्ता और नफीसा के घर के बाहर जो डिलीवरी बॉय देखा गया, चेक करो उस डिलीवरी बॉय का इस सबसे कोई कनेक्शन है क्या? सर मैंने नफीसा के 6 महीने पुराने बैंक स्टेटमेंट चेक किए तो नोटिस किया कि ये मंजीत नफीसा के बैंक अकाउंट में 6 महीने पहले तक हर महीने 25,000 रुपये ट्रांसफर करता था। व्हाट? ये मंजीत तो शगुफ्ता और नफीसा का मकान मालिक था ना, उल्टा ये उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता था? जी हाँ सर, एक बात और कि नफीसा और शगुफ्ता पहले सलीमपुर में रहती थी, वहाँ उनका पुश्ता नहीं करता, और इस मंजीत का वहाँ भी आना जाना था। मैंने किसी को नहीं मारा साहब, मैंने किसी को नहीं मारा, मेरा भरोसा कीजिए सर। भरोसा तो तूने तोड़ा नफीसा का, तो उसका पति था, जबकि सोसाइटी को मालूम था कि तो उसका मकान मालिक है। अब खुद उगलेगा या फिर हम हमारे तरीके से उगवाएं? बताता हूँ सर, मैं सब सच बताता हूँ। नफीसा का पहला पति गुजर गया था और शगुफ्ता उसके पहले पति की ही बेटी थी। मैं पहली बार एक प्रॉपर्टी के केस के सिलसिले में उससे मिला था, तब सर मैं उसका क्लाइंट था, उसकी वजह से मैं वो केस जीत गया, और सर फिर हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। शगुफ्ता भी मुझे अच्छा मानने लगी थी। नफीसा मुझसे सच्चा प्यार करने लगी थी और वो मुझसे शादी करना चाहती थी। हम दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन मैं पहले से ही शादीशुदा था। ये बात उसको नहीं पता थी, और जैसे ये बात उसको पता चली उसने हंगामा खड़ा कर दिया। तुमने तो कहा था कि तुम्हारी वाइफ मर चुकी है, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया मंजीत। नफीसा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, और मैं शादीशुदा हुआ तो क्या हुआ? तुम इतना गिर जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने 1.5 साल पहले वो फ्लैट लिया था, वो लोग तब से ही वहीं रहते थे। मैं उन्हें हर महीने पैसे भी दिया करता था, लेकिन सर धीरे धीरे हमारे संबंध में दरार पड़ गई। और तुझे लगने लगा कि उन्होंने तेरे फ्लैट पे कब्जा कर लिया, इसलिए तूने उन्हें रास्ते से हटा दिया, और सब कुछ ऐसी प्लानिंग से किया कि लगे कि ये मर्डर्स लूट की वजह से हुए। नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर, मैंने किसी को भी नहीं मारा साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा। ये तो वही आदमी लग रहा है जो उस दिन परमवीर और कल्पेश के घर के बाहर देखा गया था। ये देखिए, इस लाश के मिलने के बाद हमें लगा हम बाकी के क्रिमिनल्स तक पहुंच जाएंगे। इस लाश की फोटो
और बाकी के 4 क्रिमिनल्स के स्केचेस हमने दिल्ली के सभी थानों में सर्कुलेट किए, लेकिन कोई सफलता हमारे हाथ नहीं लगी। फिर हमने उस खबरी नेटवर्क के जरिए उन तक पहुंचने की लीड भी ढूंढने लगे। वो आदमी 2 साल पहले तक दिल्ली में मजदूरी करता था और उसका नाम बलराम था, लेकिन उसके आगे पीछे कोई नहीं था। बलराम के जानने वालों से हमें उसका मोबाइल नंबर मिला। उसके कॉल रिकॉर्ड से इस केस में हमें एक अहम लीड मिली, लेकिन हमारी ये कोशिश भी अधूरी साबित होने वाली थी। बलराम के जानने वालों से हमें उसका मोबाइल नंबर मिला। उसके कॉल रिकॉर्ड से इस केस में हमें एक अहम लीड मिली। सर बता दो शर्मा, सर मानता हूँ कि हम परमवीर के घर पे गए थे और फेक आईटी ऑफिसर बन के हमने वहां लूट की। ऋषि चोपड़ा, आईटी डिपार्टमेंट। लेकिन सर हमने नफीसा और शगुफ्ता को नहीं मारा सर। और कल्पेश और उसकी बीबी रश्मि? सर उस दिन हम कल्पेश के घर पे फेक रेट डालने ही गए थे, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि कल्पेश डेढ़ चाणा निकलेगा। आईटी ऑफिसर ऋषि चोपड़ा, आपके घर का सर्च वारंट। सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर। आप अंदर क्यों घुस रहे हैं? पूरा घर छान मारो। ऐसे कैसे घुस गए घर के अंदर? और कौन सा वारंट है? तुम सब लोगों को अच्छी तरह जानता हूं मैं। अभी पुलिस को फोन करता हूं। हमें मारने का इरादा बिल्कुल नहीं था, लेकिन वो अगर आपको फोन कर देता तो हमारी सालों की मेहनत चौपट हो जाती। सालों की मेहनत मतलब? परमवीर और कल्पेश की तरह हमने कई ब्लैक मनी रखने वालों के घर पे रेड मारी, और जब उन्हें हमारी सच्चाई के बारे में पता चलता तो आईटी वालों के डर से वो पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं फाइल कर पाते थे। किस किस के पास ब्लैक मनी है ये तुम्हें पता कैसे चलता था? 2 साल पहले मनीष नाम के एक आदमी से हमारी बार में दोस्ती हुई थी। फिर आए दिन हम साथ साथ पीने लगे। एक दिन बातों ही बातों में उसने हमें बोला, भाई मैं 2 चीज़ों से बहुत डरता हूँ। पहली मेरी बीवी, और दूसरा कौन है जिससे तेरे जैसा शेर डरता है? भाई जिसकी गठरी में चोर होता है ना, वो आईटी वालों से जरूर डरता है। उसके ऐसा बोलने पर हमने भाप लिया कि जरूर उसके पास ब्लैक मनी होगी, और हमने दूसरे दिन ही उसके घर पे धावा बोल दिया। उस केस में हमें कोई नहीं पकड़ पाया था सर। हमें लगा उस तरह से तो जो लोग ब्लैक मनी रखते हैं उनको हम इजीली टारगेट बना सकते हैं। और बलराम तो तुम्हारा साथी था, उसको क्यों मारा? बलराम हमारे लिए टारगेट की रैकी करता था और ब्लैक मनी रखने वालों की इन्फॉर्मेशन भी निकालता था। हमें लगा कि हमें से एक बलराम ही है जिस तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं, तो सर हम फंस ना जाए उस चक्कर में उसे मार दिया। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, हमने किसी शगुफ्ता और नफीसा को नहीं मारा सर। तेरे बाकी के साथी कौन से बिल में छिप कर बैठे हैं? फिर हमने इस केस को रिविजिट किया। शगुफ्ता और नफीसा से जुड़ी छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातों के बारे में पता करना शुरू किया, और हमें एक लीड मिली। सर करीब 2 महीने पहले मैं और शगुफ्ता मार्केट जा रहे थे, तब अचानक से 2 आदमी हमारे सामने आ गए। ये क्या तरीका है? अभी तक तुम्हारी अम्मी ने हमारे पैसे नहीं दिए। राजू भैया, आपने अपना काम पूरा किया होता तो पैसे देते ना। मुझे पूरे पैसे चाहिए, बोल देना अपनी अम्मी को, वरना अच्छा नहीं होगा, समझी? सर बताता हूँ साहब, मैं जब उनके घर में काम कर रहा था तो मुझे एक दूसरा बड़ा काम मिल गया था। उसका सेट पैसे भी अच्छे दे रहा था सर। मैंने सोचा मैं पहले सेट का काम खत्म कर देता हूँ और बाद में इनका काम कर दूंगा, लेकिन साहब उन्होंने वो काम दूसरे कारीगर से करवा लिया और उन्होंने मेरा बाकी का 6,000 भी नहीं दिया। सिर्फ 6,000 रुपए के लिए तूने उनको मार डाला? मनीष, कल्पेश, परमवीर ये विक्टिम तो जरूर थे, लेकिन कानून की नजर में गुनहगार भी थे। शगुफ्ता और नफीसा को बहुत पहले से ही ये दस्तक मिल रही थी कि उनके साथ सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। मंजीत ने नफीसा से शादी की थी, लेकिन ये बात सोसाइटी में किसी को मालूम नहीं थी। राजन की धमकी, लीना और निरंजन के झगड़े, हर मोड़ पर उन्हें दस्तक मिल रही थी कि वो कभी भी किसी भी तरह के अपराध में तब्दील हो सकती थी। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।